लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उसके नंबर्स देखते हैं तो बहुत ही वाहियात किस्म के नंबर्स हैं। लॉन्ग रन रिटर्न्स मैंने उसके कंपेयर करे केसी 100 इंडेक्स है जो कि ब्रॉडर मार्केट है, तो इस सेक्टर ने उसको अंडर परफॉर्म किया हुआ है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स ऑन एवरेज एनुअल रिटर्न्स। तो केसी 100 इंडेक्स का रिटर्न था 15%। यहाँ पे मैंने इसकी मेजर कंपनीज उठा ली, उसका रिटर्न निकला 14%। ये सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। तो आज हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि सीमेंट सेक्टर कैसे करता है ऑपरेट, क्या की वेरिएबल्स हैं, किस तरह उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, एंड देन फिर वैल्यूएशन पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू फिनकलाब अकेडमी। आज हम फिर से बात कर रहे हैं एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो के ऊपर। काफ़ी डिमांड चल रही थी, लोग काफ़ी कह रहे थे कि आप सेक्टर वीडियो बनाएं, एंड स्पेसिफिकली दो सेक्टर्स के ऊपर बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सीमेंट पे बात करें, फर्टिलाइजर पे बात करें। तो आज हमने डिसाइड किया हम सीमेंट के ऊपर बात करते हैं। सो जैसे कि आपने शायद शुरू में थोड़ा सा देखा होगा कि मैंने बताया कि एवरेज रिटर्न इस सेक्टर के ओवर द लास्ट 20 ईयर्स एनुअल बेसिस के ऊपर केसी 100 से कम रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग बता देता हूँ। मैंने 9 कंपनीज उठाई थी जिनके मैंने एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया है। सो 9 जो कंपनीज है उसमें फौजी सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है, कोहाट सीमेंट है, चिराट सीमेंट है, पाइनियर सीमेंट है, गरीबवाल सीमेंट है, बेस्टवे सीमेंट है और अटक सीमेंट है। इनके एवरेज सिंपल मैंने एवरेज लिए हैं, रिटर्न्स मैंने मार्केट वेटेड नहीं किए। सिंपल एवरेज पे मैंने देखना था कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो 14% इनका एक एवरेज एनुअल रिटर्न रहा और केसी 100 का तकरीबन 15 से थोड़ा सा ज़्यादा रहा। लकी सीमेंट, आप लोग काफ़ी लोग कुछ सोच रहे होंगे कि लकी सीमेंट क्यों नहीं लिया। लकी सीमेंट मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज लकी सीमेंट इज़ नो लॉन्गर अ कोर सीमेंट कंपनी। अब उसके अंदर और भी चीज़ें आ गई हैं, पावर प्लांट आ गया है, उसके अंदर आपका ICI LCI जो लकी कोर इंडस्ट्रीज है वो आ चुका है, आपका किया ऑटोमोबाइल बिजनेस आ गया है, तो वो कंग्लोमरेट बन चुका है। अब उसकी स्टॉक प्राइस इज नॉट प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टिव ऑफ द सीमेंट बिजनेस। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बाकी कंपनीज को उठाया और उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा फैक्ट चेक देखा, तो मैंने कहा आपको बताऊं। तो आगे बढ़ते हैं, सीमेंट के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। सीमेंट सेक्टर का जो मार्केट कैप है, अगेन एक्सक्लूडिंग लकी सीमेंट और बाकी मैंने कोई यहाँ पे जो कंपनीज ली हैं, कोई ये 13 कंपनीज हैं, इसमें और भी कुछ जो 9 नाम लिए थे मैंने वो, प्लस कुछ और छोटी मोटी मैंने ऐड कर ली हैं, जैसे फैक्टो सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, ठट्टा सीमेंट, पावर सीमेंट, ये 4 मैंने और ऐड कर ली। तो इनका जो टोटल मार्केट कैप निकलता है वो तकरीबन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो रफली कोई 800 अरब रुपए बनता है, जो कि डॉलर्स में 2.85 बिलियन डॉलर्स बनता है। और इसका जो केसी 100 इंडेक्स के अंदर वेट बनता है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 10%। थोड़ा सा राउंड अप कर रहा हूँ मैं, बट 10% जैसा इसका वेट बनता है। चलें, आपने ये बड़ा सुना होगा सीमेंट सेक्टर के बारे में कि इट्स अ सिक्लिकल सेक्टर। ये बड़ा मशहूर है सेक्टर के बारे में, सिक्लिकल है, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे पहले तो एक ये चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो इसमें 2 चीज़ें हैं। देखें, एक ये जो पर्पल सी लाइन है जो फिनकलाब की जो हमारे ब्रांडिंग का कलर है वो मैंने चूज़ कर लिया। इस लाइन को मैंने सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस एक बना दिया इंडेक्सिंग करके, और एक तरफ हमने ले लिया 1 ईयर PKRV। PKRV समझें कि ये इंटरेस्ट रेट है 1 साल का जो पाकिस्तान में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट समझ लें। तो मैंने इन 2 वेरिएबल्स को प्लॉट किया यहाँ पे सामने सिक्लिकलिटी को जज करने के लिए। हाई लेवल वॉक थ्रू देता हूँ। पाकिस्तान इकोनॉमिक साइकिल से बूम एंड बस्ट बड़ा मशहूर है, जाता रहता है, और एवरी टाइम पाकिस्तान में जो बूम आता है, बूम का मतलब होता है कि अच्छा हाई GDP ग्रोथ रेट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है, वहाँ सीमेंट डिमांड, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें वो बढ़ी हुई होती हैं, तो सीमेंट की परफॉर्मेंस एलिवेटेड होती है। फिर आपका बस्ट आता है। अच्छा, उस पीरियड में क्या होता है, जो बूम का पीरियड होता है, यूजुअली इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ आए हुए होते हैं, करेंसी स्टेबल होती है। ये 2 की वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे होते हैं। फिर जब बस्ट आता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, करेंसी भी आपकी डिवैल्यू हो चुकी होती है, और फिर आपको नजर आएगा सीमेंट जो डिमांड है वो आपकी वीक होना शुरू हो जाती है, जो कि इस ग्राफ में बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो 2006 से आप इसको ट्रेंड को फॉलो करना शुरू करें। अब देखें 2008 का जो पाकिस्तान में क्राइसिस आया, उसके बाद ये देखें इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ गए, ये ऊपर की तरफ चले गए। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, इसका जो एक्सेस बना हुआ है ये तकरीबन 12-13% की 14% की रेंज में चले गए इंटरेस्ट रेट टिल 2011 का पीरियड। और उस दौरान आप देखिए सीमेंट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो 2006 से भी नीचे चली गई। सो ये नीचे की तरफ आ गए। फिर आप देखें इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, विच इज़ बेसिकली अ हिंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप बोल रहे हैं, और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई डिमांड की तरफ एंड एवरीथिंग। तो इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होता है तो सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ये देखें। और इंटरेस्ट रेट्स का लो लगता है, फिर आप देखें साइकिल का 2016-16 के दौर में,
और 2015-16 का वो दौर है जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड था। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की 5% भी क्रॉस कर गई थी इस पीरियड में। कमोडिटी साइकिल बिल्कुल इंटरनेशनल डूबा हुआ था। करेंसी आपकी 105 पे स्टेबल हुई हुई थी। इंटरेस्ट रेट आपके 6% के ऊपर रफली आ चुके थे। सीमेंट सेक्टर वॉज बूमिंग, डिमांड भी आपकी बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही थी और ये परफॉर्मेंस आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर आता है पाकिस्तान में 2017 में एक और क्राइसिस का पीरियड, जिसमें फिर आप देख सकते हैं कि 2018 में जाके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। करेंसी उस पीरियड में हमारी डिवैल्यू होना शुरू हो गई। 175 का कोई हाई लगा दिया था आफ्टर 105, और देखिए सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस पे नीचे जाना शुरू हो गई। फिर कोविड आता है, हिट करता है। कोविड के अंदर फिर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाते हैं रफली 7% के ऊपर। इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस वापस बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड 2021-22 वो पीरियड था जब पाकिस्तान में रिकॉर्ड हाई लोकल जो सीमेंट कंजम्पशन हुई थी, अराउंड 48 मिलियन टन दोनों साल में थी। फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हिट करता है, करेंसी फिर शूट करती है, 280-300 हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ के 22% के ऊपर चले जाते हैं और सीमेंट सेक्टर का फिर से जनाजा निकल जाता है। और फिर आप देखें दोबारा से जब से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं ग्रेजुअली, करेंसी स्टेबल हुई है, ये सेक्टर ने फिर से आपका रिवर्सल लगाया। तो दिस इज अ वेरी क्लियर, बहुत अच्छा ग्राफ है। अगर आप इसको देखें बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन नजर आती है इसकी सिक्लिकलिटी की, कि इनवर्स सिक्लिकलिटी की हुई है आपकी इंटरेस्ट रेट्स के साथ और इकोनॉमिक साइकिल के साथ बिल्कुल प्रोपोर्शनेट हुई है। या रेशो आप बोल रहे हैं कि सिमिलर डायरेक्शन के अंदर है, कि जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही होती है, तो सीमेंट कंजम्पशन में भी ग्रोथ आती है। क्यों? क्योंकि सीमेंट कंजम्पशन कहाँ होती है? आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर होती है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर होती है। तो रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा बूम करता है ग्लोबली इन एवरी इकोनॉमी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स अ स्टैंडर्ड। वो बूम करता है आपका, वो बूम करेगा आपके साथ में सीमेंट कंजम्पशन बूम करेगी, सेक्टर बूम करेगा, फिर स्लो डाउन आएगा, आपके सीमेंट कंजम्पशन में स्लो डाउन आ जाएगा। सो ये बिल्कुल साथ में चलता है डायरेक्शन के। अगर आप इकोनॉमिक साइकिल की बात करें और इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली आप बोल सकते हैं, तो एक ही बात हो जाती है वो बेसिकली। सो यहाँ पे ये सिक्लिकलिटी हमने एस्टेब्लिश कर ली, इसकी क्या है। एंड दिस सिक्लिकलिटी is one of the major reasons why this sector has a dismal performance in terms of returns compared to KC100, जो मैं शुरू में बात करी थी। इसके और भी कुछ रीजन हैं जिनके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। सो गाइज, किसी भी सेक्टर को समझने के लिए मैं हर बार सैम्पल कोई एक कंपनी उठाता हूँ। इस मरतबा मैंने सैम्पल कंपनी उठाई है कोहार्ट सीमेंट। उसकी जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बड़ा सिंपल है टू अंडरस्टैंड, इस वजह से मैंने उसको ली है। तो ये स्क्रीन पे मैंने आपको इस वक्त नज़र आ रही होगी, इसकी एनुअल रिपोर्ट से मैंने ये एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। लास्ट इसकी एनुअल रिपोर्ट 2024 की अवेलेबल है, क्योंकि इसका जो फिस्कल ईयर होता है दैट्स जुलाई टू जून। और ये आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं या तो कंपनी की वेबसाइट्स के ऊपर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी कंपनी होती है उसकी वेबसाइट पे आप जाएं, इन्वेस्टर रिलेशंस का सेक्शन होता है, वहाँ आपको रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि dps.psx.com.pk पे चले जाएं, आप सर्च बार में कंपनी सर्च कर लें, नीचे आपका वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी होती हैं, तो वो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आ जाइए अब आप स्क्रीन पे देखिए दोबारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम बात कर लें, देखिए हेड में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्योंकि तो नेट सेल्स आ रही हैं आपकी सामने। लास्ट टाइम हमने बैंकिंग की बात करी थी, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर नेट सेल्स आती हैं। इसमें सिंपली आपका ये होता है कि भाई आपने कितना सीमेंट बेचा। तो इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग दो इनके सेल्स के एवेन्यूज होते हैं। एक ये कि जो लोकली बेचते हैं और थोड़ा बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता है। पूरी इंडस्ट्री थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करती है। जो नॉर्दर्न साइड पे ऊपर बैठे हुए हैं सीमेंट प्लांट्स, वो यूजुअली अफगानिस्तान साइड पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो साउथ साइड के ऊपर बैठे हुए हैं ये दूसरी जगहों पे श्रीलंका और इधर उधर कहीं और भेज देते हैं आपका। तो ये हो जाता है, बट एक्सपोर्ट इज ए स्मॉलर एवेन्यू। एक चीज़ जो बस बताना चाहूँगा वो ये कि एक्सपोर्ट में जनरली पाकिस्तान से क्लिंकर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, सीमेंट कम होता है। सो ये भी यहीं पे चलें आपको बता देता हूँ। तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो लाइमस्टोन और इस तरह से शुरू होता है। उसकी क्वेरी होती है, उसको निकालते हैं, फिर उसकी एक प्रोसेस से गुजारते हैं, तो क्लिंकर बनता है, जिसको कंकर भी आपने सुना होगा, वो बनता है। उसके बाद वो ग्राइंड होने के बाद सीमेंट बनता है। तो ये एक फ़र्क होता है क्लिंकर और सीमेंट के दरमियान। आगे आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसकी भी डिटेल में अभी हम जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इनको माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसमें मार्केटिंग आ जाती है, उन लोगों की सैलरीज आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ से जो है सीमेंट सप्लाई करना डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, वो खर्चे वर्चे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं, हेड ऑफिस और बाकी चीज़ें जो भी होती हैं चलाने के। अदर एक्सपेंसेस ये आप नोट्स में वैसे देख सकते हैं कि क्या होता है। आमतौर पर ये वो WPPF जो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये सॉर्ट ऑफ टैक्सेस होते हैं, ये होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, आ जाते हैं अदर इनकम। अदर इनकम यूजुअली स्मूथ इनकम होती है, जो आपका एक्सेस लिक्विडिटी। कोहार्ट सीमेंट हैज़ जनरली बिन कैश रिच कंपनी, बायबैक्स भी करते रहे हैं।
तो इनके वो जो भी ये उसके ऊपर कमाते हैं वो बेसिकली अदर इनकम में आ जाता है मोस्टली। फाइनेंस कॉस्ट, जो डेट अगर आपके पास कुछ है तो वो होगा। सीमेंट इंडस्ट्री के केस में डेट एक्चुअली होते हैं क्योंकि इनके जो एक्सपेंशन होते हैं दे वेरी कॉस्टली एक्चुअली। वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ के अंदर जाती है जो कि सारा इक्विटी फाइनेंसिंग से सेंस नहीं बनाता, सो यू गो फॉर डेट फाइनेंसिंग। तो इन अ लॉट ऑफ कंपनीज आपको नजर आएगा कि उनके डेट अमाउंट्स बहुत सिग्निफिकेंट अभी भी हैं, और जब वो एक्सपेंशन कर रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा होती थी। एंड देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आपका आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की वेरिएबल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इन द सीमेंट सेक्टर। अगेन कोहार्ट सीमेंट को बेस बना के बात करते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, मैंने नोट नंबर 25 खोल लिया है जो कि इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल्स के आगे लिखा था। यहाँ पे आपको देखिए नजर आ रहा है ग्रॉस सेल्स में लोकल और एक्सपोर्ट। तो लोकल तो वही है जो आप लोकल सीमेंट बना के लोकली बेच रहे हैं, और फिर एक्सपोर्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। नीचे अगर आप जाएं तो उन्होंने ज्योग्राफिकल भी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो कोहार्ट सीमेंट ऑब्वियसली बीइंग वेरी क्लोज टू अफगानिस्तान, उनके लिए इट मेक सेंस कि वो अफगानिस्तान ही एक्सपोर्ट करते हैं। अगर डिमांड है तो आप देखें जितना एक्सपोर्ट का नंबर है वो सारा अफगानिस्तान में आ रहा है, तो ये लोग तकरीबन सारा अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप बिगर पिक्चर में देखें दैट्स लाइक 1% और इवन लेस देन 1% ऑफ देयर टोटल सेल्स। सो वो इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था बहुत छोटा कंपोनेंट होता है, और जिन केसेस में थोड़ा बड़ा होता भी है तो एक्सपोर्ट के अंदर सीमेंट एक्सपोर्ट में अफगानिस्तान में शायद फिर थोड़ा मार्जिन हो जाते हैं, बट क्लिंकर एक्सपोर्ट में बहुत नेग्लिजिबल से मार्जिन होते हैं, बहुत कोई हाई मार्जिन नहीं होते हैं वहाँ पर। अब बाकी ये जो प्राइसिंग के अंदर सेल्स टैक्स वगैरह, आप सीमेंट की जो बोरी होती है उसके अंदर भी सेल्स टैक्स होता है, FD वो चीज़ होती है, वो माइनस करते हैं, नेट सेल्स आ जाती है। चले, अब हमने ये सेल्स का ब्रेकडाउन तो बता दिया। अब सेल्स के की कंपोनेंट्स क्या हो गए देखें, सिंपल हो गया। रेवेन्यू कैसे होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो दो वेरिएबल्स आपने एस्टेब्लिश कर लिए यहाँ पे रेवेन्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि सीमेंट की लोकल डिमांड क्या चल रही है, पाकिस्तान में डिमांड के ट्रेंड्स क्या है, डिमांड क्या ग्रो कर रही है तो किस ग्रोथ पे ग्रो कर रही है, किस ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है, क्या वेरिएबल्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो मेजर जो वेरिएबल उसको अफेक्ट करता है वो है इकोनॉमी का ग्रोथ रेट। जो GDP ग्रोथ रेट आपका ज्यादा होता है, एंड यूजुअली देयर होता ही है कि लो GDP ग्रोथ रेट होगा ना 2-3%, तो उस टाइम पे आपको हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो सीमेंट डिमांड ग्रोथ कोई खास नजर नहीं आएगी, या तो वो फ्लैटिश चल रही होगी या थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाती है उसके अंदर। बट GDP ग्रोथ जब एक सर्टेन लेवल क्रॉस करती है, फॉर एग्जांपल 4% क्रॉस करती है, तो वहां पर आपकी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वहां फिर जो ग्रोथ आती है वो फिर 4-5% नहीं आती, वो डबल डिजिट्स की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो वो मल्टीप्लायर बढ़ना शुरू हो जाता है वहां पे। सो ये इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल व्हेन इट कम्स टू डिमांड की जब हम बात कर लें। दूसरी बात आ गई सीमेंट बैग की प्राइस क्या होती है। ये भी बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट को प्राइस कितना कर रहे हो, यहाँ पे हिस्टोरिकली देखा गया है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसके अंदर, तो जब भी ओवर कैपेसिटी होती है, ओवर कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जब ये लोग बहुत सारी एक्सपेंशन एक साथ आ जाती हैं और डिमांड अगर ना बढ़े तो वहाँ प्राइस वॉर हो जाती है। एंड नेचुरली कंपटीशन के अंदर यही होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस वॉर होती है। जब प्राइस वॉर होती है सीमेंट बैग की प्राइसेस गिर जाती है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी फारिग होना शुरू हो जाती है, मार्जिन फारिग होना शुरू हो जाते हैं, ये नजर आता है। एंड अगेन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस सेक्टर हैज नॉट परफॉर्म आउट परफॉर्म द KC 100 जो मैंने शुरू में बात करी थी। एंड अगेन जब उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू होते हैं, इकोनॉमी बेहतर होना शुरू होती है, थोड़ी सी डिमांड बेहतर होना शुरू होती है, तो दोबारा सीमेंट की प्राइसेस रिकवर होना शुरू हो जाती हैं और फिर इनके हालात बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक साइकिल के साथ आमतौर पर चलती हुई नजर आती हैं आपको। ये आपके रेवेन्यू के हमने दो वेरिएबल्स की स्टैब्लिश कर लिए कि सीमेंट की बोरी की कीमत क्या है और डिमांड की सिचुएशन क्या चल रही है। आ जाए अगली स्क्रीन पे। अब ये आपको नजर आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये दूसरा बहुत की इंपॉर्टेंट है, इस की वेरिएबल है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है ये देखें। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर मैं 2024 को बेंचमार्क बनाऊं, कोई 26 अरब रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 26.4 बिलियन रुपीज। आउट ऑफ दैट ये देखें, ये जो दो ये वाले वेरिएबल्स हैं, एक पावर एंड फ्यूल और दूसरा कोल एंड गैस, ये जो दो वेरिएबल है, एक है ये 6 अरब रुपए का तकरीबन 5.9 बिलियन और दूसरा है 12.7 बिलियन। इनको अगर आप ऐड कर लें रफली स्पीकिंग तो ये 18.5 अरब रुपए हो जाता है आउट ऑफ 26 बिलियन। सो रफली 70% or maybe more than 70% of your cost of entire production goes into energy consumption. सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है दैट्स हाईली एनर्जी इंटेंसिव। यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है, बल्कि काफ़ी कम होती है आई वुड से, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है ओवरऑल पिक्चर में सिर्फ 5% है, 26 अरब में 1.3 बिलियन है, तो वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं होती है आपकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज जो कि सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं, इनके पास खुद माइनिंग के लाइसेंसेज होते हैं, ये लाइमस्टोन की क्वेरिंग खुद करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर इतनी कॉस्ट उनकी नहीं आती है। थोड़ा बहुत जिप्सन वगैरह इनको ऐड करना होता है उसकी कॉस्ट आ जाती है, वो ये लोग लेते हैं। फिर उसके बाद सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना, वो देखें बड़ा एनर्जी इंटेंसिव होता है। तो पहले लेवल में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो आपकी कंज्यूम होती है किल्न के अंदर,
जहाँ पर आपके सीमेंट का एक जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा मिक्सचर बना के उसका जो भी चाहिए होती है रेलेवेंट उसके अंदर डालते हैं, तो वहाँ पे आपको हीट करना पड़ता है। एंड ये बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव, बहुत हाई लेवल्स पे हीट करना पड़ता है उसको। अब हीट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ मूव टू कोल फॉर हीटिंग ऑफ किल्न अ लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि कोल जो है वाइल नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली बट इकोनॉमिक फ्रेंडली होता है, सबसे सस्ता रिलेटिवली आपको यही पड़ता है कोल जो होता है। तो किल्न में तकरीबन मेजॉरिटी कंपनीज का सिग्निफिकेंट रिलायंस जो है इस वक्त वो कोल के ऊपर है। कुछ और चीज़ें भी बर्न कर देते हैं ये लोग, जैसे एक अब कचरा वचरा जो होता है आपका बायोमास वगैरह, वो थोड़ा सा अब इस वक्त यूज़ होना है, बायोमास तो खैर नहीं बट कचरा वगैरह यूज़ होना है आपका शुरू हो चुका है। आपका टायर भी थोड़ा कभी कोई कंपनी जला लेती है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जला लेते हैं, बट ओवरऑल कोल के ऊपर आज भी रिलायंस है। तो हीटिंग के लिए जो कॉस्ट आती है उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोल एंड गैस के अंदर। फिर दूसरा कंपोनेंट होता है पावर एंड फ्यूल, ये बिजली की कॉस्ट होती है जो आपको चाहिए होती है। जब एक दफ़ा किल्न में क्लिंकर बन जाता है, कंकर जैसे कहते हैं, तो किल्न से जब कंकर या क्लिंकर निकलता है फिर वो जाता है ग्राइंडिंग मिल के अंदर, जहां पर उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सीमेंट। अच्छा, वो ग्राइंडिंग मिल चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, वहां की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत हाई होती है, तो वो फिर पावर एंड फ्यूल की एनर्जी कॉस्ट आ जाती है आपकी वहां पर। तो ये देखिए 70% ऑफ योर रफली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू एनर्जी सेगमेंट ओनली। तो आपने जब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एनालाइज करना है तो आपने स्ट्रिक्टली देखना है कि इसकी एनर्जी को ये कैसे मीट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में और ज़्यादा बात करूंगा कि सीमेंट इंडस्ट्री ने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो देखिए ये आपने स्टैब्लिश कर लिया कि कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी में क्या हो रहा है, ये की वेरिएबल है इसका। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना बड़ा नहीं है। फिर दूसरा पैकेजिंग हो जाता है, जो ऑब्वियसली बोरी आप उसकी बनाते हैं उसकी क्या कॉस्ट आती है आपकी, बट अगेन वो 10% है, मेजर यही है, इस पर सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है। तो गाइस अब बात करते हैं सीमेंट डिमांड ट्रेंड्स की, कंजम्पशन ट्रेंड्स की, या डिस्पैचेस एक टर्म यूज़ होती है उसके ट्रेंड्स की, कि क्या हिस्टोरिकली रही है और किस तरह की चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं। सो देखें ये ग्राफ इस वक्त आपको एक और स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। आप ये शुरू का पीरियड चेक करें, FY05, 6, 7, 8, तो सीमेंट की जो कंजम्पशन थी वो यहाँ रफली 15 मिलियन टन से पाकिस्तान में इन 2005 इट गोज़ ऑल द वे अप टू 23 मिलियन टन्स, जो कि मोर देन 50% ग्रोथ है इन अ मैटर ऑफ 3 ईयर्स। एंड इस दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट देखें क्या चल रहा था। यह आपका 2005 के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट आपका 6% था, फिर वो ठीक है कम हो रहा था आपका, नहीं सॉरी ये 7% था 2005 में, फिर 6% हुआ, फिर ये कम होते होते 2008 के अंदर आपका बहुत नीचे आ गया था। लेकिन 2008 वॉज द पॉइंट जहाँ वो पटाखा फूटा था हमारा। तो उसके बाद आप देखें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का जो ये आप देखें ये एक रेंज बाउंड हो गई, फिर 3% के अराउंड ये चलने रही, 2 और 3 की रेंज में आ गई बेसिकली। आप देखें ये फंस गई, और इस दौरान देखिए सीमेंट डिस्पैचेस भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसी लेवल पे फंस गए आपके। वही 22-23 मिलियन टन 24 मिलियन टन का एक नंबर है, वो रेंज बाउंड हो गया अब आपके। 2013 ऑनवर्ड्स आप देखिए फिर पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ ये पिक किया है, ये जो ग्रे लाइन में दोबारा से आप देख सकते हैं, ये देखें ये पढ़ना शुरू हो गया आपका, 4.4% गया, फिर 4% प्लस चलता रहा, फिर ये एकदम से आपका अप टू 6% क्रॉस किया था इन 2016। और आप देखें ये फिर से ग्रोथ में आपकी सीमेंट कंजम्पशन आ गई, और ये बढ़ते बढ़ते 2017 में आपकी चली गई तकरीबन ये चली गई 36 मिलियन टन के ऊपर। और 2018 अगर लगाएं जहाँ पे ये उस टाइम का पीक लगा था, तो 2018 में ये और 42 मिलियन टन पे चली गई थी। और आप देखें उस टाइम पे जीडीपी ग्रोथ आपका बढ़ा हुआ ही था। अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ 2018 के अंदर भी आप निकालेंगे तो 6% जैसा निकल के आ रहा है मोरलेस। सो ये पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के साथ आपको नजर आ रही है। फिर देखिए जीडीपी ग्रोथ आपका गिरता है, क्यों? क्योंकि हमने जैसे बात करी हम एक क्राइसिस में चले गए, तो सीमेंट डिमांड फिर आपकी हल्की सी नीचे आई, फिर रेंज बाउंड हो गए। फिर कोविड वाले पीरियड में इंटरेस्ट रेट आपने फिर कम कर दिया, फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर दिया आपने, तो वो दोबारा से सीमेंट डिमांड बढ़ी, और फिर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 48 मिलियन टन तक गई थी FY21-22 के अंदर। और जीडीपी ग्रोथ फिर आपको भी 6% पे चला गया था, तो 6% क्रॉस कर गया था। अब फिर नीचे आया है, तो फिर देखें आपकी डिमांड रेंज बाउंड हो गई और नीचे आ गई है। सो ये देखिए हमने ट्रेंड इस्टेब्लिश कर लिया कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी या इकोनॉमिक आउटलुक जो होगी वो डिटरमिन करेगी कि सीमेंट के डिस्पैचेस की क्या डायरेक्शन है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अब आप देखें पाकिस्तान में अब हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारी इकोनॉमी में करेंसी स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट 22% का 11% हो चुका है ऑलरेडी।
ठीक है, आपका थोड़ा बहुत चीज़ें बहाल होना शुरू हो गई हैं, रेमिटेंसेज आपकी बढ़ गई हैं, करंट अकाउंट बैलेंस में है, सो देयर इज़ रूम फॉर सीमेंट कंजम्पशन टू ग्रो, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो ये पाकिस्तान में 2024 का जो सीमेंट की डिमांड थी 38 मिलियन टन्स, ये रफली वो लेवल है जो 2017 में था आपका 36 मिलियन टन वाला। सो आप कोई 7 साल पहले सीमेंट कंजम्पशन पहुंच गए, लेकिन आपकी इकोनॉमी उतनी पीछे नहीं गई है, आपकी जीडीपी ग्रोथ उतनी, जीडीपी पीछे नहीं गई है, वो ठीक है ग्रोथ रेट नीचे आ गया आपका, बट जीडीपी का साइज, इकोनॉमी का साइज पीछे नहीं गया है उतना, वो पाई श्रिंक नहीं हुआ, पाई आपका मोरलेस उतना ही है, थोड़ा बढ़ ही रहा है आपका। सो आपकी कंजम्पशन जो है, देयर इज रूम फॉर ग्रोथ, इसमें बढ़ने का है। अब किस पेस पे बढ़ती है ये डिटरमिन करेगा कि यहाँ से इकोनॉमी के डायरेक्शन कितना बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को। अगर ज़्यादा बूस्ट मिलता है आपका तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आएगी, वरना हो सकता है कि ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेजेस करके यहाँ से ग्रेजुअली बढ़े। अगर इकोनॉमी आपकी जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो होता है वो फ्रेजाइल ही रहता है, तो एक्सटर्नल अकाउंट को कंट्रोल करके चलना चाहेंगे तो हो सकता है आपकी ये सीमेंट कंजम्पशन ग्रो करे, बट थोड़ा कम परसेंटेजेस के हिसाब से ग्रो करे। सो ये इस तरह की चीज़ों से अभी ये फील होता है, ये नज़र आ रहा है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कॉस्ट वाले पॉइंट की, जो हमने कहा था कि एक अनदर की वेरिएबल इस कॉस्ट के अंदर एनर्जी। तो एनर्जी पे अब हम बात करते हैं। तो देखिए एनर्जी की, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोर देन 70% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज टू एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी के अंदर देखिए सीमेंट सेक्टर को मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, इन्होंने अपने आप को कम्पिटिटिव बनाने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने। तो एक ज़माने में किल्न जो होती थी उसको फर्नेस ऑयल के थ्रू किया जाता था, बट देन ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, सो दीज कंपनी शिफ्टेड टू कोल। तो वो एक इनिशिएटिव आपको नज़र आता है कि इन्होंने किया। अच्छा, उसके बाद ये तो किल्न हो गए। किल्न के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हीटिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे गर्म करने के लिए चाहिए होती हैं, तो वहाँ पे कोल पे शिफ्ट होगा। और अब जो हम चीज़ें देख रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू मे बी डेकेड और सो, दीज कंपनीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन जो ये आपका राइस हस्क या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपका जो वेस्टेज वाली होती हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, उनको जलाना शुरू कर दिया है, टायरों को जलाना शुरू कर दिया है, इस तरह की वेस्टेजेस को जलाना शुरू कर दिया है उन्होंने। सो दिस इज फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं, जो कि वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं टू कीप देयर कॉस्ट लो और रिड्यूस देयर कॉस्ट। अच्छा, और दूसरा जो इनिशिएटिव आपको बहुत बड़ा नजर आता है वो ग्राइंडिंग मिल की तरफ नजर आता है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बिजली चाहिए होती है। तो पहले ग्रिड पे होते थे, अब आपको पता है पाकिस्तान में ग्रिड में 2 मेजर मसले रहे हैं। पहला मसला रहा है लोड शेडिंग का, कि बिजली आती नहीं है, कब चलाओगे। दूसरा मसला, जब आती भी है तो आपको कॉस्ट पता है बिजली के साथ क्या होता रहा है ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के अंदर। तो दीज कंपनीज हैव कॉन्स्टेंटली बिन इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट इनिशिएटिव्स। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आप इनकी रिपोर्ट्स में अक्सर पढ़ेंगे, WHR, वेस्ट हीट रिकवरी। तो जो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी या हीट वेस्ट हो रही होती है, स्पेशली किल्न के अंदर, तो उस हीट को यूज़ करते हुए ये लोग बिजली बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो किल्न के अंदर हेल्प कर रही होती है। फिर उन्होंने कैप्टिव पावर जनरेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया, यानी इन हाउस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के यूनिट्स लगाना शुरू कर दिए। पहले गैसेस के ऊपर लगाए थे काफ़ी कंपनीज ने, चिराट वगैरह ने, इस तरीके से लकी सीमेंट ने बड़े गैस के ऊपर वो करे थे। फिर पाकिस्तान में गैस सप्लाई के इशू आना शुरू हो गए, फिर गैस के टैरिफ बढ़ना शुरू हो गए, तो फिर दीज कंपनी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कोल कैप्टिव जनरेशन यूनिट्स। तो वो लगाए, डीजी खान ने लगाया, मेपल लीफ ने लगाया, पायनियर सीमेंट ने लगाया, इन कंपनीज ने ये लगाना शुरू कर दिया। अभी जो बिल्कुल रिसेंट इनिशिएटिव नजर आता है वो सोलर और विंड में नजर आता है। A lot of these companies are investing in solar units and wind units के उससे अभी इलेक्ट्रिसिटी अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना शुरू करें। So this is how this industry has evolved and invested in different initiatives to reduce their cost of energy, electricity और total energy production या जो रिक्वायरमेंट्स है ओवर द ईयर्स। इसके ऊपर मैंने सैंपल कुछ छोटी सी वर्किंग करी है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी सैंपल कंपनी कोहार्ट सीमेंट है, मैंने इसके ऊपर कुछ वर्किंग करी। लेट मी शेयर दैट, औरों के ऊपर भी आपको सिमिलर ट्रेंड्स नजर आएंगे। सो कोहार्ट सीमेंट 2013 का मैंने डेटा उठाया। 2013 के अंदर सीमेंट की जो प्रोडक्शन थी कोहार्ट सीमेंट की, ये तकरीबन 1.85 मिलियन टन थी, और इनकी जो टोटल एनर्जी कॉस्ट थी ये तकरीबन 5.4 बिलियन रुपीज़ की थी। तो एनर्जी कॉस्ट पर टन या पर यूनिट जो इन्होंने इनकर करी वो 2,932 रुपीज़ करी, जिसको जब आप उस टाइम के एक्सचेंज रेट से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन बनता है $30 पर टन। तो उस टाइम पे $30 पर टन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर कर रहे थे। एंड बेयर इन माइंड कि उस टाइम पे जो कोल इंपोर्ट करते थे इंटरनेशनल, उसकी प्राइस उनके हाथ में नहीं है और किल्न में बर्न करना पड़ता था कोल, तो वो $85 पर टन उस टाइम पे एवरेज करी थी। तो ये आप जहन में रखें। इसके बाद अब 2024 का नंबर चेक करें आप। 2024 में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ गई, 2.55 मिलियन टन के ऊपर चली गई है आपकी, और एनर्जी कॉस्ट आपकी 18.5 अरब रुपए पे चली गई, जो 2 मिनट पहले हमने बात करी थी।
इसकी जब आप पर टन कॉस्टिंग पे जाते हैं तो एनर्जी कॉस्ट पर टन निकलती है $7,260 और इसको अगेन एक्सचेंज रेट से डिवाइड करते हैं तो डॉलर में $26 पर टन पे आ गई है। और एक और चीज़, इस दौरान जो इस साल रिचर्ड बे कोल जो एवरेज था जो इंपोर्ट हो रहा था उसकी इंटरनेशनल प्राइस $106 पर टन थी। सो 2013 से 2024 इस 11 साल के पीरियड में इंटरनेशनल कोल वेंट अप फ्रॉम 85 to 106 एंड येट the cost of production in dollar terms went down from $30 per ton to $26 per ton, which is a true reflection of the investment and the initiatives that these companies have taken. In this particular case, Cohart Cement has taken टू बेसिकली एफिशिएंसी के ऊपर जाने के लिए इन्होंने, तो इससे आपको नज़र आता है। डॉलर में मैंने इसलिए करके देखा है उसको क्योंकि हमारी एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होता रहा है ओवर दिस पीरियड, हमारे एब्सोल्यूट नंबर वैसे ही बढ़ चुका है आपका कंजम्पशन का, तो एब्सोल्यूट नंबर से आपको सही आइडिया नहीं होगा, बट पर टन पर यूनिट में जाके आपको सही तरीके से पता चलता है कि क्या हुआ है। सो दिस इज अ रिमार्केबल इन्वेस्टमेंट दैट दीज कंपनीज हैव डन। सो यहाँ पे इसको आपने आगे भी देखना है तो आपने यही देखना है कि ये कंपनीज फर्दर क्या करती जा रही हैं। अब जैसे कोहार्ट है, इसके प्लान्स में है कि कैप्टिव जनरेशन की तरफ इन्होंने और ज़्यादा जाना है, इन्होंने अभी सोलर के ऊपर भी काम किया है, तो और कंपनीज हैं उनके भी अपने प्लान हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये जितना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं अपनी एनर्जी के ऊपर, उतना ज़्यादा इनके मार्जिन्स के अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बढ़ता चला जाता है और आना चाहिए फर्दर। चलिए, हमने बात करी थी एक रेवेन्यू साइड पे की वेरिएबल्स की, फिर हमने कॉस्टिंग साइड पे कर ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कंपेयर करते हैं कि डिमांड वर्सेस सप्लाई सिचुएशन पाकिस्तान में कैसी चलती रही है, जो कि डिटरमिन करती है कि प्राइसिंग का क्या डायरेक्शन होगा। तो अगेन आप एक ग्राफ देख सकते हैं। सो पाकिस्तान में सीमेंट डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप था वो ये देखें 2000 आपका जो 5 का अगर आप ले लें तो 2005 में पाकिस्तान में जो सीमेंट की सप्लाई थी वो 21 मिलियन टन की थी, यानी कैपेसिटी 21 मिलियन टन की थी, और जो डिमांड थी आपकी वो उस टाइम के ऊपर 15 मिलियन टन की थी। तो इससे आपको नज़र आता है कि एक गैप जो था वो 6 मिलियन टन का था, या इन परसेंटेजेस टर्म्स अगर आप उसको डिवाइड करके निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा तकरीबन कोई 70 या 75% जैसा आपका निकल के आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हुआ क्या। अब जो शुरू में भी मैंने आपको दिखाया था कि सीमेंट की डिमांड ग्रो कर रही थी, और जो चार्ट में भी आपको नजर आ रहा है 15, 17, 21, 23 ये बढ़ रही थी। अब सीमेंट कंपनीज ने देखा कि भाई ये डिमांड तो बढ़ रही है, तो इन्होंने ग्रोथ को एंटिसिपेट करते हुए इन्होंने कहा कि और कैपेसिटी चाहिए होगी, तो ये एक्सपेंशनरी साइकिल में गई, इन्होंने एक्सपेंशन आई। और अब आप ये देखें रफली बिटवीन 2006 एंड 2010 ऑलमोस्ट कैपेसिटी इंडस्ट्री की डबल हो गई। वी वेंट अप फ्रॉम 25 मिलियन टन ऑफ कैपेसिटी टू 47 मिलियन टन ऑफ कैपेसिटी। बट मसला क्या हुआ वहाँ पे, आपकी जो इकोनॉमिक आपका बस्ट आया था उस पीरियड का, आपकी सीमेंट डिमांड एक स्टैग्नेट हो गई, आपका जो गैप तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सरप्लस कैपेसिटी हो गई पाकिस्तान में। अब वो क्या करें, तो सीमेंट प्राइसेस के अंदर भी आपको नजर आता है एक बहुत ही लंबा पीरियड ऑफ प्राइस वॉर चला था, और उस टाइम के प्रॉफिट्स भी आप निकाल के देखेंगे तो बहुत ही डिस्ट्रेस किस्म की सिचुएशन थी। अब ये सीमेंट की आप देखें, फिर उसके बाद आपकी कैपेसिटी जो थी वो फ्लैट हो गई थी आपकी 47-46 मिलियन टन पे। फिर जब डिमांड दोबारा बढ़ना शुरू हुई है आपकी, जो 2013, 14, 15 वाला पीरियड जो मैंने आपको बताया था, आप देखें जब दोबारा सीमेंट की कंजम्पशन पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हुई 36 मिलियन, 33, 36, 42 पे आप गए। फिर इन्होंने एक्सपेंशनरी साइकिल में चले गए और फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ी है जो 225 की 50 की है। अब इफेक्टिवली आप तकरीबन 85 मिलियन टन के ऊपर आप आ चुके हैं। फिर मसला वही हुआ, जो आपकी डिमांड ग्रो करी आपकी, फिर एक पहला क्राइसिस आया 2018-19 का, ज़रा सी वही, फिर आपका कोविड में फिर ग्रोथ आ गई आपके पाकिस्तान में, तो वो 48 मिलियन टन पे चली गई, और फिर वो दोबारा क्राइसिस आया तो अब वो नीचे आई गई। तो इस वक्त सीमेंट कंजम्पशन पाकिस्तान की 38-40 मिलियन टन चल रही है और कैपेसिटी 85 मिलियन टन है। तो आपका जो लोकल उसका जो गैप है कोई मोर देन 50% आपका मौजूद है यहाँ पर, और यही वजह इस पीरियड में आपको बीच में आपको सीमेंट बैग की प्राइसेस में भी वोलेटिलिटी नजर आई। बट रिसेंटली क्योंकि डिमांड थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, तो सीमेंट बैग की प्राइसेस में भी आपको स्टेबिलिटी नजर आती है, बल्कि एक इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट नजर आता है, उसके ऊपर भी अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना डिमांड सप्लाई की, ये मैं क्यों इसके ऊपर अलग से फोकस कर रहा हूँ। देखें, ये जो री इन्वेस्टिंग की हमने बात करी है ना, कि हर कुछ अरसे बाद या हर साइकिल में एंड पे हमने देखा है कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेंशन करती है। अब होता क्या है, आपका एक इकोनॉमिक पीरियड अच्छा आता है, उसमें दिस कंपनी स्टार्ट मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, और जब वो अच्छे पैसे बनना शुरू होते हैं वहाँ पे एक्सपेंशन में चले जाते हैं, तो बेसिकली वो पैसा री इन्वेस्ट कर देते हैं इनटू एक्सपेंशन, और जब वो री इन्वेस्ट इनटू एक्सपेंशन कर देते हैं वहाँ डिमांड आपकी फारिग होना शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। अब पैसे फंस गए, आपने इक्विटी का पैसे भी लगा दिए और आपने डेट भी ले लिया वहाँ पे, अब आप फंस गए वहाँ पे। फिर डिमांड बड़े 10 साल बाद ग्रो करना शुरू करी, आप फिर एक्सपेंशन में चले गए उस पीरियड के अंदर, आपके पास जो पैसा जमा हुए थे या अच्छे दोबारा प्रॉफिट्स आना शुरू थे, आपने फिर उनको री इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने डेट ले लिया, और फिर आपके साथ वही मसला हो गया कि करेंसी बढ़ गई, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, आपकी डिमांड भी कमज़ोर हो गई।
एंड दिस इज द मेजर रीजन एक्चुअली. अब जो मैंने आपको मल्टीपल रीजन बताता रहा हूँ ना कि वाई सीमेंट सेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर एन आउट परफॉर्मेंस ऑन एवरेज अगेंस्ट KSE 100 इंडेक्स, ये उनमें सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट करते रहते हैं. हर साइकिल के एंड में ये री इन्वेस्ट कर देते हैं. यही वजह है इनमें जनरली आपको डिविडेंड पे आउट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आते. कुछ कंपनीज हैं जो डिविडेंड्स अच्छे देती हैं, बेस्टवे और फौजी सीमेंट की भी कुछ अच्छी हिस्ट्री है, अटक भी देता था, बट जनरली आपको डिविडेंड पेइंग इनकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी नजर नहीं आती. क्यों? क्योंकि हर साइकिल के एंड में ये री इन्वेस्टमेंट में जाते हैं. और जब री इन्वेस्ट करते हैं इतने बड़े बड़े कैपिटल्स, इनके जो प्लांट्स लगते हैं देखिए वो 10 अरब रुपए के अब लगते हैं. तो इतनी हैवी कैपेक्स आपको जब चाहिए होता है, आपके पैसे टाई अप हो जाते हैं. और टाई अप होते हैं जब उसका फल खाने का टाइम आता है तो वो पाकिस्तान में क्राइसिस आ चुका होता है, वहां पे फिर बढ़ जाते हैं उसके अंदर. सो दिस इज द मेजर रीजन कि इनके जो रिटर्न है वो कमजोर हैं. अगेन आई विल रिपीट दैट पॉइंट कि ये इनको कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करने का पाकिस्तान में मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि कैपेसिटी आई, फिर आपके पैसे कमाने का टाइम आता है, वो पैसे कमा नहीं पाते हो वहाँ पे. ये है. अब मैंने कहा आपको बताऊँ यहाँ पे. अच्छा, अब हम कुछ सेकंड लास्ट टॉपिक है ये यहाँ पे. अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रेंड्स किस तरह से रहे हैं. तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी को एब्सोल्यूट वैल्यू में कंपेयर नहीं करना चाहिए. तो अगर आप यहाँ से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले पुराने प्रॉफिट्स अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप उठा के देखेंगे और आज के उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा वेरिएबल होता है डॉलर का. अब आप बोलेंगे डॉलर में क्यों देखते हैं? बिल्कुल सही बात है. डॉलर के अंदर ही कि सवाल बड़ा रेज होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी तो रुपये के अंदर है, सब कुछ रुपये के अंदर हो रहा है, रेवेन्यू भी रुपये के अंदर आ रहा है, तो डॉलर में क्यों देखते हैं? क्योंकि देखिए कॉस्ट प्रेशर्स डॉलर में है सारे के सारे. सो दीज कंपनीज हैव टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन इन डॉलर टर्म्स. तो इस वजह से आप डॉलर में कंपेयर करके देखते हैं कि ओवर टाइम चीज़ें स्टैंडर्डाइज होकर कैसी रही हैं. सो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, देखिए 2005 के अंदर इंडस्ट्री का क्या नाम है जो प्रॉफिट था एक्सक्लूडिंग लकी सीमेंट, वो 4 अरब रुपये था, जो कि 2024 में 50 अरब रुपये था. अब आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ग्रोथ नजर आ रही है, बट हम इसको कंपैरेबल बेसिस पे भी देखते हैं. सो मिलियन डॉलर्स की जब हम बात करते हैं तो 2005 में 70 मिलियन डॉलर्स का इंडस्ट्री का प्रॉफिट था एक्सक्लूडिंग लकी सीमेंट, एंड 2024 में 180 मिलियन डॉलर का था. अच्छा, अब और मजे का मैं आपको कुछ और फैक्ट्स इसमें दिखाता हूँ. अगर ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान में आप ये देखिए 2013, 14, 15, 16 और 17, इवन 18 वाला चलने लगे. ये जो 5 साल का पीरियड है, आप इसमें एब्सोल्यूट मिलियन डॉलर्स में प्रॉफिट तो देखें, 277, 288, 356, 461, हम उसके मुकाबले में तो कहीं है ही नहीं. और हालांकि उस टाइम पे कैपेसिटी जो थी पाकिस्तान की सीमेंट जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी, वो 47-46 मिलियन टन चल रही थी, आज 85 मिलियन टन हो चुकी है. लेकिन प्रॉफिट जो है वो मिलियन डॉलर्स में 180 मिलियन डॉलर पे हम बैठे हुए हैं. ये क्लोज किया है FY24, और वो जो कि प्रॉब्ली लेस देन हाफ है या रफली हाफ है ऑफ व्हाट द प्रीवियस एक्सपेंशनरी साइकिल के अंदर जो इन कंपनीज ने कमाया था टोटल. क्या रीज़न है? वही रीज़न से तब से लेके अब तक डिमांड ग्रोथ नहीं है. मैंने आपको बताया कि 38-40 मिलियन टन डिमांड चल रही है आपकी, जो कि 2017 में होती थी. डिमांड ग्रो नहीं कर सकी, कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ गए, आपके एक्सचेंज रेट 100 का है 280 हो चुका है, तो कोल जो इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, बाकी फैक्टर्स की भी कॉस्ट आपकी बढ़ चुकी है. तो ये आपके दो मेजर फैक्टर्स हैं. और सीमेंट की प्राइस ऑब्वियसली आप डॉलर टर्म्स में कितनी पास कर पाएंगे भी अब आप देख लें. सीमेंट की जो बोरी इस पीरियड में रुपीज़ में हुआ करती थी इस एक्सपेंशनरी साइकिल के अंदर, ये 525, 524, 550. डॉलर में आप देखें ये 5.5, 5.2, 5.4, 5.5 डॉलर इस तरह से कुछ हुआ करती थी, जो कि डॉलर टर्म्स में फिर करेंसी जब गिरी तो गिर गई. तो आपकी कॉस्ट तो डॉलर में बढ़ रही है, बट आप सीमेंट की बोरी उस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं. बट अब जाके ये कॉस्ट 2024 की आप एवरेज देखते हैं, सीमेंट की बोरी की एवरेज कीमत तो 4.5 डॉलर है. बट रिसेंट जो इस वक्त प्राइसेस चल रही हैं 1425 रुपये, उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो $5 बन जाता है. तो अब आप ये कह सकते हैं कि सीमेंट की बोरी की कीमत जो है ये अब रीजनेबल लेवल पे आ गई. ये उस 5.5 वो 5.2, 5.3 वो निकल रहा था 5 पे आ गई, तो रफली वो वाला काम तो हो गया. अब यहाँ से फर्दर डायरेक्शन में चीज़ों में क्या नजर आ रही है, तो फ्रॉम अ प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू रूम फॉर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अब यहाँ से नजर नहीं आता. हाँ ठीक है, 100 रुपये बढ़ सकते हैं, बट वो 0.2, 0.3 ऐड करेंगे उसके अंदर, मार्जिन में उससे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा रूम फॉर ग्रोथ कंसिडरिंग दिस ट्रेंड्स नजर नहीं आता. वो ठीक है, बढ़ने को तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं उसके अंदर. फिर उसके बाद आप जब डिमांड देखते हैं, हम डिमांड की जब बात कर लें तो हमने बात करी कि 38-37 मिलियन टन व्हाटएवर 40 मिलियन टन हमारी डिमांड चल रही है, जो कि 7 साल पहले थी. सो देयर इज रूम फॉर ग्रोथ देयर. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप मुझसे पूछें,
तो रूम फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ से डिमांड ग्रोथ का रूम एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमी स्टेबल नज़र आती है। तो ऐसा नहीं नज़र आता कि इस वक्त करेंसी एकदम से कोई बर्स्ट हो जानी चाहिए, होने को अगेन कुछ भी हो सकता है, बट लग नहीं रहा कंसिडरिंग द इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो कि इस वक्त जिस तरह से चल रहे हैं। तो डॉलर टर्म में रूम फॉर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अभी नज़र आता है यहाँ से सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। जो प्रॉफिट्स मैंने 2013, 14, 15 के पीरियड से भी बात करें तो वहाँ से आप कंपेयर करें तो रूम फॉर ग्रोथ नज़र आता है। चलिए आखिरी पॉइंट, वैल्यूएशन कैसे करें। देखिए मैं तो इंडोर्स करता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशो आप कैलकुलेट कर लें। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था कि किस तरह से आप एक प्राइस टू अर्निंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पे एक कंपनी को ट्रेड होना चाहिए। और उसकी दूसरा एक और रूल ऑफ थंब के तौर पे देखना चाहें तो आप ये देख लेंगे मार्केट का क्या पीई रेशो चल रहा है, एटलीस्ट उतना या उससे थोड़ा सा डिस्काउंट आप लगाते हैं ड्यू टू सिक्लिकल नेचर, उतना होना चाहिए। सो आई थिंक ये एक सिंपल अप्रोच है टू वैल्यूएशन जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं टू दीज कंपनीज। बट मोर इंपॉर्टेंटली ज़रूरी ये नहीं होता कि आप उसको ट्रेलिंग लास्ट 4 क्वार्टर की अर्निंग्स को देखें, आपके लिए ज़रूरी है कि आप फॉरवर्ड अर्निंग्स को देखें। तो फॉरवर्ड अर्निंग्स में कुछ और एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हिस्टोरिकल आपके लास्ट 4 क्वार्टर्स शायद मुनासिब ना हो, जिसमें जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुए हैं तो सीमेंट कंपनीज़ की फाइनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए, आपकी डिमांड शायद थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, आपकी सीमेंट की बोरी की डॉलर टर्म्स में जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी बढ़ी है। तो ये फैक्टर्स को अकाउंट फॉर आपको करना पड़ेगा एंड देन यू कैन अराइव एट अ वैल्यूएशन एंड देन यू कैन लुक फॉर गुड कंपनीज टू इन्वेस्ट इन। एंड इसके साथ यहाँ पे एक ये लंबी सी वीडियो हम ख़त्म करने चलते हैं, मेरा भी गला सूख चुका है। एंड इस वीडियो को प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर किएगा आप लोग। आई होप ये आपको वीडियो रिलेटिवली आसान लगी हो और समझ आई हो। हमने लंबी है लेकिन देखिए हमने की वेरिएबल सही तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है विद डेटा पॉइंट्स, चार्ट्स एंड एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एक्सेल और वर्किंग्स करने के। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप हमारे फिनकलाब के यूज़र हैं, तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चन इन द कम्युनिटी, आई विल बी देयर टू आंसर इट, आई विल हैप्पी टू आंसर इट। अगर आप नहीं है तो कोई मसला नहीं, यू कैन राइट टू अस, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है, इतना कह सकता हूँ। एंड बस बहुत सारे एंड हो गए। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।